हिंदी कथा जगत की वरिष्ठ और प्रमुख लेखिका प्रमिला वर्मा जी की लिखी हुई कहानी आज सुनिए। एक प्रेम कथा का अंत, मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। तो प्रस्तुत है कहानी एक प्रेम कथा का अंत। कई हफ्तों से वो मैथ्यू के सपने में आ रही थी। वही फूलों वाली घुटनों तक मैक्सी, जिसका एक कंधा खुला ऐसा मानो बनाने वाला एक स्लीव बनाना ही भूल गया हो। वो सुंदर थी, गुलाबी गालों और भूरे बालों वाली। उसके कानों में चूड़ी बराबर ईयररिंग होते और माथे पर बालों की एक भरी मोटी लट। वो लट भी उलझी हुई, जिसे सुलझाने वो नज़दीक जाता तो वो पीछे हट जाती, फिर खिलखिलाते हुए नज़दीक आ जाती और उसकी बाहों में बाहें डालकर वे लोग खो जाते उन वादियों में, जिन वादियों का गोवा जैसी जगह में कहीं अछोर पता नहीं था। मैथ्यू हमेशा अचानक जाग जाता था। उस समय सुबह का सूरज खिड़की से अपनी किरणें लिए उसके बिस्तर पर पसरा होता था। अक्सर वो पसीने से भीग उठता था। वो सपने की लड़की के बारे में सोचता रहता। इस बीच मैथ्यू की ताई ने उसकी शादी कुंदा से तय कर दी। कुंदा सुंदर थी, दुबली पतली और लंबी, रंग भी एकदम साफ। उसके बाल उलझे उलझे से घुंघराले भूरे रंग के थे, कुछ कुछ सपने वाली लड़की जैसे। ताई के हट्टे कट्टे दोस्त जोसेफ की बेटी थी कुंदा, जो ताई के ढाबे नुमा होटल में शराब सप्लाई करता था। कहते हैं कि भारी भरकम ताई को जोसेफ इतना पसंद था कि वो कई रातें उसके साथ शराब पीकर बिता चुकी थी। तब मैथ्यू का ताऊ अपनी पत्नी को सारी रात गाली देते बिताता और शराब के पैक पर पैक पीता रहता, और जब मटमैली सुबह में बेढंगे और तितर बितर लिबास में सीटी बजाती हुई ताई लौटती दिखती तो वो उसे गंदी गालियां देता हुआ चादर में दुबक जाता। मैथ्यू ने आर्कियोलॉजी में डिप्लोमा किया था और गोवा टूरिज्म सेंटर में एक स्टोर खोल लिया था, जहां विदेशियों की भीड़ रहती थी। वो अक्सर अपने व्यापार के सिलसिले में सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग जाता था। एक बार वो बगदाद भी गया था, जहां उसे एक मुस्लिम इराकी लड़की से प्रेम हो गया था। वहां वो कई महीने रहा था। ताई को लगने लगा था कि वो भी लौट कर नहीं आएगा, लेकिन जब वो लौटा तो ताई उससे लिपट कर फूट फूट कर रोई थी। वो अपनी ताई को ताई और ताऊ को ताऊ ही बोलता था, हालांकि उनकी बिरादरी में ऐसे संबोधन का चलन नहीं था। एक कार दुर्घटना में उसके माता पिता और ताई का इकलौता पुत्र 11 वर्षीय माइकल मारा गया था। मैथ्यू के ताऊ ताई और स्वयं मैथ्यू इस दुर्घटना में बच गए थे। ताई को तो मामूली खरोच भी नहीं आई थी। तब से मैथ्यू उनका पुत्र और एकमात्र सहारा था। दोनों ही उसे जी जान से चाहते थे। मैथ्यू की बचपन से ही नींद में चलने की आदत थी। तब उसकी आंखें खुली होती थीं। वो अनर्गल बातें ना जाने किस अज्ञात से शून्य में देखता हुआ करता था। शुरू में ताऊ ताई बहुत डर गए। डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बताया शायद इसके अंदर माता पिता की मृत्यु का सदमा बैठ गया है। उम्र के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो बड़ा हो गया और अजीब अजीब सी हरकतें करने लगा। वो नींद में आंखें फाड़े ही समुद्र किनारे चलता रहता, कभी समुद्र में उतर जाता और दूर दूर तक तैरता रहता। हालांकि उसे कुछ याद नहीं रहता कि कभी वो समुद्र में भी गया था। दूसरी रात ताई उसे नींद की गोली दे देती, तब वो शांति से सोता रहता। कुंदा का तीनों भाषाओं मराठी, हिंदी, गोवानी के अलावा अंग्रेजी पर पूर्ण अधिकार था। अक्सर उसकी बातचीत इतनी प्रभावशाली हो जाती कि विदेशी पर्यटकों की भीड़ एम्पोरियम में लग जाती। वो मैथ्यू का एम्पोरियम संभालती थी, जहाँ विदेशी वस्तुओं के साथ भारतीय वस्तुएं, जिसमें राजस्थानी, गुजराती, असम, नागालैंड, कश्मीर की लोक कलाकारी के अद्भुत नमूने मिलते थे। कुंदा उन वस्तुओं की बारीकियों पर धारा प्रवाह बोलती थी। उसकी इस कला से विदेशी पर्यटक अभिभूत हो जाते। रात जोसेफ शराब पीकर लौटता, मामूली सी मामूली बात पर कुंदा की पिटाई करता। उसे कुंदा से इसलिए नफरत थी क्योंकि उसके पैदा होते ही उसकी प्राणों से भी अधिक प्रिय पत्नी का देहांत हो गया था। कई बार चर्च के फादर ने जोसेफ को समझाया था कि ये महज एक इत्तेफाक था। तब वो समझ भी जाता, लेकिन फिर कुंदा को देखकर उसका गुस्सा भड़क उठता। कुंदा जल्द से जल्द मैथ्यू से शादी कर लेना चाहती थी, और ऐसा होने को होता कि कोई ना कोई रुकावट आ जाती। मैथ्यू कुंदा को बहुत चाहता था, लेकिन वो अपनी सपने वाली लड़की से भी खूब जुड़ा था। एक बार तो पूरा हफ्ता वो मैथ्यू के सपने में नहीं आई। तब मैथ्यू काफ़ी बेचैनी से पागलों की जैसी हरकत करने लगा। लेकिन जब वो सोचता कि अब ऐसा नहीं होगा तो न जाने कहाँ से वो तैरती सी उसके सपने में आ गई। हाथों में हाथ डाले
फूलों से भरी वादियों में वो दोनों तैरते रहे। वो कहता कि देखो ये वादियाँ हमें जलन से घूर रही हैं। वे वही बातें करते जो आमतौर पर एक प्रेमी प्रेमिका करते हैं। एक बार मैथ्यू ने जागती अवस्था में अपने बारे में सोचा। वो जानता था कि उसकी एक व्यवस्थित जिंदगी है, आकर्षक व्यक्तित्व है और उस बात का सबूत है कि कई विदेशी लड़कियों ने उसे प्यार किया है, जहां वो अक्सर जाता रहा है। पिछले 7 वर्षों से वो हांगकांग, मलेशिया, दुबई और सिंगापुर जाता रहा है, जहां एक मलेशियन लड़की से उसको प्रेम हो गया। उसका नाम मरियम था। तब वो 17 वर्ष की थी और अब वो 24 वर्ष की हो गई। दोनों विवाह करने के नज़दीक पहुंच चुके थे। तब उस लड़की ने मैथ्यू को दुत्कार दिया। हाँ, उसने इन 7 वर्षों के दौरान कभी उस लड़की का स्पर्श भी नहीं किया था। लेकिन उस रात उसके पास आई थी। उसका पिता बीमार था और वो रेस्तरां नहीं आ सका था। वो लकड़ी के काउंटर पर एक लंबे स्टूल पर अकेली बैठी थी। ये एक सस्ता रेस्तरां था जहाँ उसका बूढ़ा बाप शराब और कुछ नमकीन जैसी मांसाहारी चीज़ें बेचता था। यहाँ युद्ध से लेकर धर्म तक की चर्चाएं होती थीं। रेस्तरां खूब चलता था। लड़की का पिता अमीर भी था, लेकिन लड़की ने कभी नहीं बताया कि अमीर पिता का धन अब अचानक कहाँ चला गया। उस रात उसे अपने पिता की दवा के लिए $500 की ज़रूरत आ पड़ी थी। उन दिनों मैथ्यू मलेशिया में ही था। वो उसके पास आई थी, होटल के अकेले कमरे में। न जाने क्या हुआ कि मैथ्यू ने उसे अपने से कसकर आलिंगन में ले लिया। लड़की भी उत्तेजित हो उठी थी। दोनों ही उत्तेजना में बहक उठे थे और जब दोनों की उत्तेजित सांसें थमी तो लड़की ने देखा मैथ्यू उसके हाथ में डॉलर्स की गड्डी थमा रहा था। वो घृणा से कांप उठी। उसने नोटों की गड्डी मैथ्यू के मुंह पर फेंकी और कहा, छी मैथ्यू, तुमने मुझे डॉलर्स ऐसे दिए हैं जैसे मैं वेश्या हूँ। बस यही उसका अंतिम वाक्य था। 7 सालों की दोस्ती खत्म हो चुकी थी और वो स्वाभिमानी लड़की अपने बूढ़े पिता को लेकर पता नहीं कहाँ चली गई। बाद में सुनने में आया कि वो छोटा सा रेस्तरां उधारी में बिक चुका था। वो उस दिन आत्मग्लानि से भर उठा था, लेकिन उसने सोचा कि उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि वो लड़की उस पर थूके और मुंह पर रुपए दे मारे। लेकिन ऐसा अक्सर होता है कि समय के घंटे, मिनट या कोई क्षण ऐसा आ जाता है जो तुम्हें बेहद नागवार लगे और वही क्षण नफरत का कारण बन जाता है और प्रेम का भी कारण बन जाता है। बिल्कुल यही कि उसने 7 वर्षों के संपर्क के दौरान कभी किसी लड़की को उत्तेजनात्मक अवस्था में स्पर्श भी नहीं किया था। जब वे मिलते, लिपट जाते, एक हल्का सा चुम्बन होता, फिर वे दोनों हाथ में हाथ डाले घूमते रहते, खाते पीते, खरीदारी करते। मरियम ने ही उसका एंटीक वस्तुएं बनाने वाले कारीगर से मिलवाया था, लेकिन उस दिन लड़की को रुपयों की ज़रूरत थी। वही रात थी जब वे न जाने कैसे देह से एक हो गए थे। उसे याद है कि उसने एकदम हड़बड़ी में मरियम को डॉलर्स की गड्डी दी थी। बिल्कुल अनजाने ये अपराध हुआ था उससे। बस यही क्षण था जब उसके प्रति मरियम के हृदय में नफरत घुल गई। मैथ्यू ने कभी नहीं चाहा था कि ऐसा हो। वो इन संबंधों से पूर्व विवाह को महत्व देता था, लेकिन ऐसा हुआ और वो मानसिक रूप से इतना परेशान हुआ कि आत्मग्लानि में अजीब अजीब हरकतें करने लगा। वो लड़की से माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन इसका मौका दिए बगैर वो न जाने कहाँ खो गई थी। उसने कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहा था। वो तो प्रेम से भरा हुआ था। उसने तो हिना के पास भी बगदाद वापस जाना चाहा था। यह उसका पहला प्यार था। लेकिन उसे पता चला कि गैर जाति के लड़के से प्रेम संबंध बनाने के जुर्म में उसके चारों भाइयों ने पिता के कहने पर उसे कड़ी सजा दी थी और उसका विवाह किसी 4 बच्चों के पिता, पहली पत्नी होते हुए उससे कर दिया गया था। मैथ्यू को अचानक आभास हुआ कि ये वही लड़की थी जो मैथ्यू के सपने में आती थी, बल्कि ये उन सभी लड़कियों का मिला जुला रूप थी जो मैथ्यू की ज़िंदगी में कभी मित्र बनकर, कभी प्रेमिका बनकर आ चुकी थी। लेकिन सपने वाली लड़की के ईयरिंग की बनावट उस मलेशियन लड़की के ईयरिंग से भिन्न थी, क्योंकि सपने वाली लड़की बुद्ध को मानने वाली दिखती थी। उसके ईयरिंग में बुद्ध के मेटल की बनी नन्ही प्रतिमा थी। ओ मेरे यीशु! लेकिन नहीं, ये वो लड़की नहीं थी। वो तो उसके मुंह पर नोट फेंक कर और थूक कर गई थी, जबकि सपने वाली लड़की उससे प्रेम करती थी। आज की रात मैथ्यू को और रातों से अलग सी महसूस हो रही थी। तय था और वो एकदम निश्चिंत था कि आज उस सपने वाली लड़की उससे मिलने अवश्य आएगी। यह सिंगापुर के होटल की 12वीं मंजिल का कमरा था। उसने कुंदा से फ़ोन पर लंबी बातचीत की थी और उसकी निगाहें कैलेंडर की उस तारीख पर केंद्रित थीं जब वो अगले महीने कुंदा से विवाह कर रहा था। उसने कुंदा के लिए कई पोशाकें खरीदी थीं, जिनमें फूलों वाली वो स्कर्ट भी शामिल थी जो वो स्वाभिमानी लड़की मरियम पहना करती थी।
बुद्ध की प्रतिमा वाले चूड़ी बराबर ईयरिंग, ऑक्साइड के ब्रेसलेट, रत्नों वाली अंगूठी और ढेरों विदेशी सामान जिसमें क्रीम, सेंट, लिपस्टिक शामिल थी, उसमें उसका बैग भर चुका था। वो सोच रहा था कि ये सब देख कुंदा कितनी खुश होगी। उसने अपने एम्पोरियम के लिए उस कारीगर से जो एंटीक चीज़ें रखता था कई चीज़ें खरीदी थीं, जिनमें पुराने ज़माने के हथियारों का सेट, जिसमें सम्राट अकबर की रत्न जटित तलवार, मुगल कालीन कपड़े और उसी तर्ज पर बनी टोपियाँ, पोशाकें, महारानियों के ज़माने के बने कीमख्वाब के लहंगों की हूबहू नकल के लहंगे, ब्लाउज़ और पुराने दौर के बने सोने की पॉलिश वाले आभूषण, चंपाकली, बारीक जौ के दानों की रत्न जटित माला, चंदनहार, लक्ष्मीहार, कंठी और भी ना जाने क्या क्या गहने, जिन पर न केवल विदेशी महिलाएं बल्कि गोवा आने वाले भारतीय पर्यटक भी फिदा हो जाएंगे। और ये थी नवाब वाजिद अली शाह की पोशाक अंगरखा और उनका रत्न जटित खंजर। खंजर की धार तीक्ष्ण थी। और आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफ़र की भी पोशाकें, उनके सिर का ताज, नवाब वाजिद अली शाह का खंजर, या तो वो सुंदर केस में रखी थी इसलिए, या फिर क्यों। वो उसे उलट पुलट कर देर तक देखता रहा। इन सब वस्तुओं की बिक्री आसानी से हो जाती थी, क्योंकि ऐसी वस्तुओं को विदेशी बहुत पसंद करते थे। पार्क के पार नए टावर से आती जलती बुझती रोशनी जो उसके 12 मंजिले कमरे की खिड़की से भीतर आ रही थी, वो अजीब माहौल बना रही थी। अजीब माहौल इसलिए क्योंकि उस टावर की रोशनी गिरती थी, उठती थी और फिर गिरती थी। लम्हा भर को अंधेरा, फिर रोशन हो उठना कमरे की हर वस्तु का। जैसे ही वो टावर अपने लाखों पावर के बल्बों को जलाता बुझाता, सिर्फ ये बताने को कि वो आकाश युग का महज एक साइन पोस्ट है, और फिर वो जगमगा उठता था। वो नींद की खुमारी में ये सब देख रहा था, ताज्जुब कर रहा था कि क्या सपने वाली वो लड़की रात की सुषुप्त दिमाग की उड़ानों का एक हिस्सा है, अथवा सचमुच कोई संकेत है जिसे वो समझ नहीं पा रहा है। कितनी बार वो ऊँघ भी जाता था। मेंटल पर रखे पीतल के मोमबत्ती दान की तरफ उसने आंखें छुपा लीं। वहीं खंजर की मूठ चमक रही थी और तलवार भी अपनी अनोखी चमक फेंक रही थी। अचानक उसे नींद ने घेरा। फिर उसके मुंह पर आ गिरे $500 के नोट। वो जागा और अवचेतन में उसने देखा कि मोमबत्ती दान चमक रहा है। फिर रोशनी बुझ गई और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। क्या ये सब कुछ वास्तविक है? उसने अवचेतन मन से सोचा। अगर वो दूसरी चीज़ की बदौलत अस्तित्व में आती है, फिर वो महज एक कल्पना नहीं है जो किसी बड़ी चीज़ के होने से अस्तित्व में आई। क्या इस कमरे की हर एक चीज़ जो टावर के जगमगाने से सामने आती है बस एक ख्याल नहीं है? मसलन रोशनी, फिर गायब चीज़ों का चमकना, फिर रोशनी में डूबना और फिर सब कुछ गायब। लेकिन ये रोशनी क्यों किसी को जगमगा कर लुप्त हो जाती थी? वास्तव में रोशनी स्थिर होने जा रही थी। दूसरे दिन सुबह होटल में भीड़ लग गई थी। सभी वेटर्स, हाउसकीपिंग बॉयज़, मैनेजर सभी कमरे के सामने उपस्थित थे। उन्होंने पुलिस को बताया कि पहले चीखने की आवाज़ें सुनी गईं। चूँकि मैथ्यू हमारा पुराना और स्थायी ग्राहक था, अतः सभी उसकी इस तरह की मृत्यु से सदमे में थे। उसका व्यवहार सभी के प्रति प्रेम पूर्वक था। वो टिप भी अच्छी देता था, इसीलिए वे उसके आगे पीछे रहते थे। उन्होंने बताया तकरीबन आधी रात उसके कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, मानो अंदर कोई हो। सर्वप्रथम इस झिन्नू ने ऐसी आवाज़ सुनी तो वो हमें बुला लाया। हम 3 थे। कमरे से घुटी घुटी सी आवाज़ आ रही थी, मानो किसी का जीवन समाप्त हो रहा हो, बेहद कष्टदायक तरीके से। उनमें से झिन्नू ने बताया, नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकती मेरे जीवन से। मैंने तुम्हें प्यार किया है। मैंने तनिक भी नहीं चाहा कि तुम्हारा अपमान हो। बस मैं तुम्हें प्रेम करता रहा। मेरी मरियम, यदि तुम मुझे मारना ही चाहती हो तो मार दो। मैं आत्मग्लान में जल रहा हूँ। कर दो मुझे तिरस्कृत, लेकिन मुझ पर आरोप नहीं लगाओ। मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारे बूढ़े पिता के कारण हो रहा है। मैं उसका खून कर दूंगा। वो अय्याशी करता रहा, इसलिए निर्धन हो गया। क्या इस सब की वजह मैं हूँ? देखो, मैं अपराधी नहीं हूँ, न अपराध करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मार दूंगा, वो बूढ़े से कह रहा था। देख बूढ़े मरियम के पिता, तेरी वजह से मरियम मुझ पर थूक कर गई। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा लगा मानो पूरी खंजर उसने बूढ़े के पेट में घुसेड़ दी हो। घुटी घुटी सी आवाज़ें आ रही थीं। फिर सब कुछ शांत हो गया। खून की एक पतली लकीर दरवाजे से निकली। वे कमरे का दरवाज़ा भड़बड़ाते रहे, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। चीखने की आवाज़ें और हाथापाई बंद हो चुकी थी। गो गो की आवाज़ के साथ शांति छा गई। जब दरवाज़ा डुप्लीकेट चाबी से खोला गया तो सभी ने देखा कि मैथ्यू
वाजिद अली शाह की पोशाक में था और वो खंजर उसके पेट में पूरा घुपा हुआ था। ये एक आश्चर्यजनक घटना थी, क्योंकि वहाँ हाथापाई के निशान भी मौजूद नहीं थे, न ही उसके अतिरिक्त वहाँ कोई और था। वहाँ एक तलवार नीचे गिरी पड़ी थी और फ़ोन का आखिरी नंबर कुंदा का था। कुंदा और ताई को खबर दी गई तो ताई बुक्का फाड़ कर रो उठी। पुलिस ने कुंदा से हुई बातचीत और ताई की समस्त जानकारी के आधार पर और टेबल पर रखे उसके द्वारा लिखे नोट के आधार पर अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मैथ्यू को नींद में चलने, तैरने और बातचीत करने की आदत थी। वो मानसिक रोगी तो नहीं था, परंतु उसने किसी को धोखा नहीं दिया था। लेकिन मरियम नाम की किसी लड़की ने उसके दिए रुपयों को अन्यथा लिया था, अतः वो मर्माहत था, अंदर से टूट चुका था। जैसा कि संपूर्ण जानकारी के अनुसार निष्कर्ष निकलता है, उसने मरियम के पिता को मार डाला था। लेकिन वो मानो मोनोप्ले कर रहा था। वो मैथ्यू भी था और बूढ़ा पिता भी था, जिसे वो अपना दुश्मन मानता था और उसे उसने मार डाला था। अर्थात उसने स्वयं अपने आप को समाप्त कर लिया था। उसने अपने लिखे नोट में स्पष्ट लिखा था कि मैंने मरियम का अपमान नहीं किया था। उस दौरान कुंदा भी उसकी ज़िंदगी में महज दोस्त बनकर आई थी, प्रेमिका नहीं। मरियम ने मुझसे नफ़रत की, मेरे मुंह पर पैसे फेंके और जब उसने मेरे मुंह पर थूका तब भी मैं उससे बेपनाह मोहब्बत करता था। मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन तुमने इसका मौका ही नहीं दिया और चली गई। देखो, वो तुम्हारा बूढ़ा पिता सामने खड़ा है और उसके हाथ में वाजिद अली शाह का खंजर है। तुमने ही उसे भेजा होगा बदला लेने के लिए। मैथ्यू का शरीर खून से लथपथ ऐंठ चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। अभी आप सुन रहे थे प्रमिला वर्मा जी की लिखी हुई कहानी एक प्रेम कथा का अंत। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।